पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। लालबर्रा के बघौली में महिला की हत्या, आरोपी फरार। नाबालिग बच्ची से अश्लील हरकत करने वाला आरोपी को 3 साल का कारावास। अतिक्रमण के विरोध में खैरलांजी के व्यापारियों ने दी आत्मदाह की चेतावनी। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर परसवाड़ा में किसानों ने किया उग्र आंदोलन। बालाघाट बैहर रोड पर रात में सफर के पहले हो जाएं सावधान, दिख रहे हैं फिर संदिग्ध। वन विभाग के नाक के नीचे हो रहा रेत का अवैध उत्खनन। और खुशहाल मात्रे ने किया जिले का नाम रोशन, दिल्ली में आयोजित योग ओलंपियाड में लेंगे हिस्सा। और अब खबरें विस्तार से। लालबर्रा थाना अंतर्गत ग्राम बघौली में बीती रात इसी गांव में रहने वाली महिला गीता पति संतोष केवट 32 वर्ष की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। 8 जून को प्रातः घर के पीछे खेत में उस महिला की लाश देखी गई। सूचना मिलते ही लालबर्रा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला की लाश को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। महिला की हत्या किस वजह से की गई है यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। कल हमारा कहीं जाने का मूड था। कौन आप बिगाड़ लाओ? आप बिगाड़ जाते चौक से फोन लगाओ। बताया जा रहा है कि महिला के घर में मलखान नामक व्यक्ति जो कि लालबर्रा निवासी है वह देखा गया था। इसी व्यक्ति पर मृतिका की हत्या करने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मृतिका गीता का विवाह 10 वर्ष पहले सिवनी जिले के बरघाट में हुआ था, लेकिन बीते कई वर्षों से वह अपने पति, 3 बेटी, 1 बेटा के साथ बघौली में अपनी मां और भाई के साथ रहती थी। गीता मजदूरी व मुर्रा बेचने का काम करती थी। 4 माह पहले पति से विवाद हो गया था तो पति काम के लिए नागपुर चला गया। घटना वाले दिन भाई डेकोरेशन का काम करने के लिए और गीता की मां विवाह कार्यक्रम में बाहर गई हुई थी। परिजन बताते हैं कि मलकान घर पर आया था, उससे कुछ विवाद हुआ और वहां पूरी घटना को अंजाम देकर चला गया, क्योंकि घर से लेकर खेत तक रक्त के निशान दिखाई दे रहे हैं। ये तो पीछे में थे बंदी में। हाँ। क्या लगता है आपको? कुछ नहीं, हमको तो इतना मालूम ही नहीं है। क्या जानकारी लगी, कब देखा आपने? सुबह के टाइम में देखा 7 बजे करीब। तो किसी ने बताया क्या आपको? हाँ, बाजी वगैरह ने बताया था। कौन? क्या बताया? मम्मी बेहोश पड़ी है क्या? फिर जाके देखा तो सबको फोन लगाया तो आया। अच्छा, जानकारी ये लगी मलखान यहाँ पे 11 बजे रात में आया था, ये जानकारी लगी। मलखान कौन है ये? मलखाना कौन गाँव रहता तो पता नहीं। उनकी तो हत्या हुई क्योंकि घर के अंदर से खून बहते हुए गया है। कमरे से जो दरवाजा होता है सामने, तो उसमें खून लगा हुआ है। नहीं तो क्या लग रहा है आपको? क्या किसने की होगी हत्या उनकी? अब हत्या किसने किया तो बच्चे बोल रहे थे, बोले हाँ। जो बैठने आया था, मैं तो नाम से नहीं जानता, वही उसी ने पकड़ के लेके गया। अच्छा, घसीटते हुए मारते पीटते हुए लेके गए? हाँ, उठा के ले गया वो तो बंदी की तरफ। अच्छा, और बंदी की तरफ फेंक दिया? सर क्या घटना कर? आज बघौली में गीताबाई केवट की सेवक यादव के खेत में बॉडी मिली थी। वहाँ पर गए, पूछताछ किए, पता चला कि उसकी लड़की सोनाली जो लगभग 11 साल की, उसने बताया कि रात में लालबर्रा का मलखान नामदेव आया था, जिसने बुरी नीयत से लगभग 12 सवा 12 बजे रात में खींचा। वो लोग जग रही थी, 2 बहनें और थी उनकी, रूपाली और सोनू जी। तीनों ने देखा, फिर पीछे ले जाके माँ उनकी चिल्ला रही थी तो इनने पीछे चाकू से मारा कंधे पे हाथ। फिर खींचते हुए पीछे खेत में ले गया। इनको डरा धमका दिया था कि यदि पीछे आओगी तो जान से ख़त्म कर दूँगा। इसलिए रात में इनने किसी को कोई घटना नहीं बताई। सुबह उसकी बड़ी मम्मी जो कविता लेने
उस टेकाड़ी की है उसको बताई थी। जी, फिर सूचना पे मार्ग कायम करके अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी अभी फरार है। क्या कारण लग रहे हैं सर ये? इसमें अवैध संबंधों को लेकर नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को 3 वर्ष का कठोर कारावास और 1000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया है। प्रथम सत्र न्यायाधीश रामजीलाल ताम्रकार बालाघाट के द्वारा मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी शैलेश पिता शंकर बागड़े उम्र 40 वर्ष निवासी कोसमी ग्रामीण थाना नवेगांव जिला बालाघाट धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 के अर्थदंड से दंडित किया है। जिला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री रामजीलाल ताम्रकार द्वारा पॉस्को एक्ट के एक मामले में शैलेश पिता शंकर बागड़े 40 वर्ष कोसमी ग्रामीण का रहने वाला ग्रामीण नवेगांव थाने के अंतर्गत उसे 7/8 पॉस्को एक्ट में 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में पैरवी श्री KL वर्मा विशेष लोक अभियोजक बालाघाट द्वारा की गई। घटना कुछ इस प्रकार है कि दिनांक 4/6/2018 को 11 बजे पीड़िता की मां कपड़े की दुकान में काम करने गई हुई थी। जब वह शाम को 7 बजे आई तो पीड़िता ने उसे बताई कि शैलेश मामा ने उसे दोपहर 2-3 बजे अपने घर में बुलाया था और जब वह उसके घर में गई तो अपना पैंट उतार लिया, उसके साथ गलत काम करने की कोशिश किया। और जब पीड़िता ने यह बात अपनी मां पुष्पाबाई को बताई तो पुष्पाबाई अपने पति राहुल के साथ में जाकर थाना ग्रामीण में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें साक्ष्य एकत्रित किए गए और विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया गया। इसमें साक्षियों के कथन उपरांत न्यायालय द्वारा ये पाया गया कि आरोपी द्वारा घटना कारित की गई है और उसे 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 1000 रुपये के दंड से दंडित किया गया। नगर में शुक्रवार के दिन आए तूफान के कारण महात्मा गांधी नगरपालिका हायर सेकेंडरी स्कूल की छत का पूरा सेट क्षतिग्रस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार हवा का दबाव बहुत अधिक था, जिस कारण काफी देर तक टीन के लगे सेट हवा में संघर्ष करते नजर आए, लेकिन अंततः तेज आंधी धूल भरे तूफान के आगे टिक नहीं पाए, जिस कारण स्कूल की इमारत का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। आपको बताएं कि चंद रोज बाद स्कूल खुलने हैं, ऐसे में स्कूल प्रबंधन के आगे जल्द से जल्द छत मरम्मत करवाना एक बड़ी चुनौती की तरह होगा। शुक्रवार को आए तूफान की वजह से शहर के महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल की छत उड़ गई। वहीं दूसरी ओर इस स्कूल में बोर्ड परीक्षाओं की रुक जाना नहीं के तहत परीक्षाएं आयोजित की गई थी। सुबह के समय में जब शिक्षक स्कूल पहुंचे तो वे दंग रह गए। स्कूल की छत टूट गई है और परीक्षाएं आयोजित करवानी जानी है। आनन फानन में व्यवस्था करने की सोची गई, लेकिन इतने अधिक बच्चों को दूसरे स्कूल में कैसे भेजे, यह भी बड़ी परेशानी थी, क्योंकि अधिकांश बच्चे परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं। ऐसे में अंतिम समय पर खुले आसमान के नीचे वाले कमरे में इन छात्रों की परीक्षाएं आयोजित की गई। आपको बताएं कि शनिवार को दोपहर के बाद मौसम कुछ सुहाना और फिजा में ठंडक सी छा गई थी, जिस कारण छात्रों को परीक्षा देने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। नक्सलियों का खौफ दिखाकर बालाघाट बैयर मार्ग वनांचल क्षेत्र टेकाड़ी से लेकर उकुआ के बीच में रात्रि के दौरान एक बार फिर संदिग्ध लोग दिखाई देने लगे हैं। आपको बताएं कि जनवरी माह में ऐसे ही संदिग्ध के द्वारा रात्रि के दौरान राहगीरों से लूट की गई थी। पुलिस ने 8 लोगों को इस आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद एक बार फिर जनचर्चा यही चल रही है कि रात्रि के दौरान बैयर रोड पर कुछ संदिग्ध दिखाई दिए हैं, जो पिछली लूट की घटना जैसे दिखाई पड़ते हैं। अब तक किसी के साथ लूट हुई इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस अधीक्षक बालाघाट अभिषेक तिवारी बताते हैं कि बैयर रोड पर अब तक किसी के साथ लूट के जैसी घटना की जानकारी नहीं मिली है। जानकारी ली जाएगी और इस रूट पर गश्त बढ़ा दी जाएगी। बैयर रोड पे? जी सर। जो बैयर रोड पे आपको जानकारी में होगा कि जनवरी के आसपास 2 एक इंसिडेंट हुए थे, जिसमें कि 8-10 जो का ग्रुप था, उन लोगों ने नक्सल वेशभूषा पहन के और अपने आप को नक्सल बता के लोगों से कुछ पैसे या फ़ोन छुड़ाए थे। तो उस गैंग को जनवरी में ही ट्रेस कर लिया गया था और वो लोग अभी हालांकि जेल में हैं। और इसके अलावा कुछ सूचनाएं जैसे कि यदि प्राप्त होती हैं तो उस क्षेत्र में पेट्रोलिंग भी बढ़ाई जाएगी और इस तरह की गैंग यदि और 1-2 नई आ रही होंगी तो उन्हें पकड़ लिया जाएगा। नक्सलियों का खौफ दिखाकर बैयर रोड पर तकरीबन दर्जन भर लोगों के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया है।
आपको बताएं कि नक्सल प्रभावित व वनांचल क्षेत्र होने के कारण रात्रि के दौरान इस रूट पर आमतौर पर आवागमन कम हो जाता है। इस बात का फायदा उठाकर लूट को अंजाम दिया गया था। शायद अनुमान लगाया जा रहा है कि एक बार फिर कोई गिरोह इस रूट पर सक्रिय हो गया है। बारिश से पहले शहर के नालों और नालियों की सफाई हो जाए, जिससे अधिक बारिश होने पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न ना हो। कलेक्टर दीपक आर्य ने शुक्रवार को नगरपालिका अधिकारियों की कर्मचारियों की बैठक में निर्देशित किया है कि बारिश के पूर्व सफाई कार्य पूर्ण कर ले। शनिवार को नगरपालिका का अमला पूरी तरह से मैदान में दिखाई दिया। शहर के विभिन्न नालों की सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हो गया। अब उम्मीद ही लगाई जा रही है कि इस बारिश में लोगों को जल भराव और पानी रुकने जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी कलेक्टर साहब ने बैठक भी ली थी नगर पालिका के सभी स्वास्थ्य अधिकारियों के कर्मचारियों की भी। उसमें भी जो नाले बचे हुए हैं बड़े बड़े नाले, उसमें भी सभी जगह अलग अलग जगह पे काम लगाकर अलग अलग उसके प्रभारी रहेंगे और इंजीनियर उसकी देखरेख भी करेंगे और सारे नालों की बरसात के पहले 4 से दिन में पूरी जगह सफाई कराना। कुछ जगह जेसीबी लगाई है, कुछ जगह पूरी कर्मचारियों की टीम लगाकर सफाई का कार्य किया जा रहा है। वन विभाग के नाक के नीचे रोजाना हजारों रुपए की रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। इस मामले की विभाग के जिम्मेदारों को जानकारी ही नहीं है। पूरा मामला शहर के जागपुर घाट का है, जहां से रोजाना दर्जनों बैलगाड़ी से रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन हो रहा है। वन विभाग के अधिकारी जल्द ही औचक निरीक्षण कर जानकारी लिए जाने की बात कर रहे हैं। रेत की चोरी रोकने और जंगल की सुरक्षा के लिए दक्षिण सामान्य वन मंडल के द्वारा जागपुर घाट में 2 वन रक्षकों की तैनाती किए गए हैं, जो कभी ड्यूटी पर दिखाई नहीं देते या कहे कि इनकी साठगांठ से ही रेत का अवैध उत्खनन बैलगाड़ी के माध्यम से हो रहा है। ऐसी जानकारी तो नहीं है। हमारा अमला यहाँ पे सक्रिय है और रात दिन यहाँ पर गश्ती करता रहता है। तो कभी कोई ऐसी खबर मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है तो तत्काल हम कार्रवाई भी करते हैं। जरूर आपके द्वारा अगर देखा गया होगा तो संज्ञान में लेकर जरूर कार्रवाई करेंगे और आपको अवगत कराएंगे। अगर हौसले बुलंद हों तो अक्सर कामयाबी कदम चूमा करती है। नगर के बैहर चौकी वार्ड क्रमांक 5 में रहने वाला कक्षा 10वीं के छात्र खुशहाल मात्रे ने अपनी प्रतिभा के बलबूते जिले का नाम रोशन किया है। खुशहाल का दिल्ली में आयोजित होने वाले योग ओलंपियाड में चयन हुआ है। इस उपलब्धि पर जहां एक और परिजनों में खुशियां व्याप्त हैं, वहीं छात्र की इस सफलता पर उनके शिक्षकों ने भी हर्ष व्यक्त किया है। सफलता को लेकर छात्र खुशहाल और उनके परिजनों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। योग को लेकर वो जब आता था स्कूल से आता था तो रोज अपने घर पे प्रैक्टिस करता था। वो घर पे रोज करता था और उसके गुरुजी जो थे वो बताते थे उन्हें करने के लिए, बेटा ऐसा करना वैसा करना। तो गुरु के द्वारा ही उसको ये सब संपत्ति जो जाता आता है वो करता है। तो गुरु के द्वारा ही इसको योग का योगदान है उसको। अच्छा, जैसे कि आप मिस्त्री हैं, योग के बारे में उतनी जानकारी नहीं होंगे। आपके बच्चे ने जो उपलब्धि हासिल किया, दिल्ली जा रहा है ओलंपियाड में, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हम तो अच्छा महसूस कर रहे हैं सर। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा योग में और आगे बढ़े और लोगों को सिखाए और आगे चलते ही रहे। योगा को लेके सर पढ़ाइए, योगा करने जाऊँगा करके सर बोलते थे। तो मैं बोलती थी बच्चे नहीं बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा, अगर से योगा करेगा तो पढ़ने में पीछे पड़ जाएगा, इसलिए नहीं बोलती थी। तो सर फिर समझाए मेरे को। तो अभी जैसे इसका चयन हुआ है तो पढ़ाई लिखाई में कैसा है? ठीक, पढ़ाई में तो अच्छा है। घर में योगा करता है? घर में योगा करते, कहीं नहीं गया सीखने। अच्छा, कितने घंटे करता है योगा? सुबह 1 आध घंटा और शाम को करता था, अभी तो कर नहीं रहा है। 18 जून से प्रारंभ होने वाले योग ओलंपियाड को लेकर प्रदेश से 16 छात्रों का नाम चिन्हित किया गया है, जिसमें से बालाघाट से खुशहाल का भी चयन हुआ है। सर पहले तो मुझे योगा में अभी रुचि थी। जब स्कूल से वो मौका मिला तो मैं जिला स्तर खेलने गया, संभाग स्तर खेलने गया और फिर स्टेट लेवल। फिर अभी किस प्रकार से तैयारी थी? क्या पहले से आपको इसमें रुचि थी या फिर कैसा आप योगा में कैसे इंटर हुए? सर पहले से ही आपकी रुचि थी। फिर हमने गणतंत्र दिवस में अपने स्कूल में
योगा कर रहे थे। उसके बाद जब सर ने बताए थे तो फिर गए थे। अच्छा, योगा सिखाने में किसका योगदान रहा आपका? कोई नहीं सिखाया। किसने सिखाया आपको? योगा जो है आपका चयन हुआ है तो किसी ने आपको सिखाया, किसी नहीं सर, ने बताया? हम खुद ही सीखे थे। कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली? सर वो स्कूल से बताए थे। अच्छा, स्कूल से बताए थे। हाँ। तो घर में भी आप इसकी प्रैक्टिस करते थे? घर में करते थे डेली सर। कितने घंटे करते थे? 1-2 घंटे करते थे, फिर पहले सुबह करते थे, फिर शाम को करते थे। अच्छा, इसका जब राज्य स्तरीय जब प्रतियोगिता हुई होगी तो उसमें किसने तैयारी किया था? कोई ऐसा प्रशिक्षक था या कोच था? नहीं सर, वो तो स्कूल में बताए थे हमको, तो हम प्रैक्टिस करने लगे। वो फिर उसका योगा का चार्ट आया था, वो पूरे आसन को करने लगे। उसके बाद हम गए थे। तो सभी आसन आपसे बनते हैं? हाँ। आपको बता दें कि छात्र के पिता मिस्त्री का काम करते हैं, लेकिन उन्होंने खुशहाल का हमेशा ही मनोबल बढ़ाया है। वारासिवनी नगर के केशव स्कूल में 5 दिवसीय प्रशिक्षण जारी है। शिक्षकों को यहां विभिन्न विषयों में जानकारी दी जा रही है, जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जा सके। दिए से अपने को जो नहीं दिया हुआ उसको निकालना। और हमने अभी तक क्या पढ़ाया है, हमने क्या किया है, हमने उसको बच्चों को पूरा दिया है। आचार्यों के व्यक्तित्व विकास के लिए सरस्वती शिशु मंदिर और केशव विद्यालय के शिक्षकों का 5 दिवसीय आचार्य प्रशिक्षण वर्ग लगाया गया, जिसमें विषयवार और उनके व्यक्तित्व विकास के लिए किस प्रकार से भैया बहनों को हम सिखाएं, वह जानकारी देने के लिए यह वर्ग आयोजित किया गया है। तो उसको पहले भैया बहनों को देने की जानकारी देने के लिए के पहले आचार्यों का व्यक्तित्व विकास जरूरी है, इसलिए यह प्रशिक्षण यहाँ पर 5 दिवसीय यानी 6 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सर, इसका उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य है कि भैया बहनों को हम आज की जो शिक्षा पद्धति चल रही है, उस शिक्षा पद्धति के आधार पर कैसे हम भैया बहनों को आगे बढ़ाएं, ताकि भैया बहनों का अच्छे से सर्वांगीण विकास हो सके, उस दृष्टि से उसका उद्देश्य। मध्य प्रदेश शासन के नए आदेश के अनुसार शासकीय अस्पताल सुबह 9 से दोपहर 4 बजे तक खुले रहेंगे। इसी कड़ी में बीते दिनों से जिले के भीतर इस आदेश का पालन होना शुरू हो चुका है। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान जिला अस्पताल के चिकित्सक इस आदेश का पालन करने की बात कहते हैं। आपको बता दें कि जिले के भीतर इस आदेश का कड़ाई से पालन होता दिखाई दे रहा है, जिसके तहत तय समय अनुसार चिकित्सक और मेडिकल स्टाफ सेवाएं दे रहे हैं। नहीं, सही गलत का तो अपन ओपिनियन नहीं दे सकते, लेकिन सालों से 8 से 1 और 5 से 6 की ओपीडी शुरू से चलते आ रही है। और विशेष रूप से अभी गर्मी के दिनों में मैक्सिमम मरीज 12 बजे तक के बाद में कोई बाहर निकलना पसंद नहीं करता। आप रास्ते पे भी देखो तो सन्नाटा छा जाता है। तो जो भी मरीज देखते हैं, हम लोग अभी भी जो देख रहे हैं वो 12 बजे तक देख रहे हैं। 12 बजे के बाद में जो थोड़े बहुत इक्का दुक्का जो पहले भी आते थे वही देखे जा रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ विशेष बढ़ोतरी तो उसमें नहीं हुई है, बल्कि पहले जो 5 से 6 में तो शाम को थोड़ा ठंडा हो जाता था, 101 मरीज शाम की ओपीडी में आ जाते थे। नहीं, अभी तो वह है, बाकी तो वैसे ही चल रहा है जो चल रहा है। अभी तो सिर्फ ओपीडी टाइम चेंज किया है। सर, फिर भी क्या होना चाहिए था? ओपीडी जो पहले चल रहा था उसमें कोई नुकसान नहीं था। मरीज तो पहले भी दोपहर में देख सकते थे। उसमें अगर मरीज कोई दोपहर में 3 बजे आता था तो ऐसा तो नहीं था कि वो एंटरटेन नहीं होता था। बराबर ड्यूटी में एक ना एक चिकित्सक उपलब्ध रहता था, वो देख लेता था। शासन के इस फैसले का प्रदेश के अन्य जिलों में भले ही विरोध हो रहा हो, लेकिन बालाघाट में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। चिकित्सक मानते हैं कि जो शासन का आदेश है वही सर्वोपरि है। देखिए, हमारी कमलनाथ सरकार जो है बहुत संवेदनशील सरकार है। हम लोग जो है तो जो शासन का आदेश आता है हम लोग वही करते हैं। और शासन का आदेश होगा कि 4 बजे तक बैठना तो बैठते ही बैठना ही पड़ेगा और बैठना ही है। इसके लिए हम लोग ये कहेंगे खराब गलत क्या है, तो शासन ही निर्धारित करेगी, या तो हम जनता को देखना है कि क्या हम लोग गलत, क्या यहाँ पे नीति गलत है कि नहीं है। सर, अगर बात की जाए, अगर जैसे 4 बजे के बाद में कोई इमरजेंसी आती है तो क्या उसमें भी आप लोग आएंगे? तो आएगा तो मानवता की दृष्टि तो आना चाहिए, वो आएंगे। जैसे ये देखा भी जा रहा था सर, कुछ चिकित्सक काफ़ी नाराज़ है इससे, इस फैसले से। वो नाराज़ तो होंगे, अब कौन नाराज़ है ये हम तो नहीं बता सकते। शासकीय समय के बाद भी कई बार रविवार व छुट्टी के दिनों में भी अस्पताल में चिकित्सकों को ड्यूटी करनी होती है। इसीलिए समय की बाध्यता से चिकित्सक परेशान नहीं है। 24 घंटे हमारी इमरजेंसी चालू रहती है और MBBS या उससे ऊपर के चिकित्सक रहते हैं, और उसके बाद जो विशेषज्ञ चिकित्सक रहते हैं उनको कॉल ड्यूटी रहती है, वो भी रोटेशन में रहती है। तो निश्चित रूप से ये तो चूँकि हमारा महकमा ऐसा है
कि चिकित्सा से जुड़ा और मानवीय पहलुओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो रविवार के दिन भी वैसे सामान्यतः अवकाश रहता है, लेकिन अगर कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती है तो हम लोग तो आते हैं, सभी चिकित्सक आते हैं, तो ये कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। आकस्मिक अगर इमरजेंसी आती है तो मानवता के आधार पे तो सब चिकित्सक उपस्थित होते हैं, पहले भी होते रहे हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। सर ये भी देखा कि कुछ चिकित्सकों में काफ़ी आक्रोश भी है साजिश को लेकर के, ऐसा कुछ अपने बालाघाट में है क्या सर? मेरे समक्ष तो किसी ने आक्रोश प्रस्तुत नहीं किया है। अगर वो परोक्ष में करते हैं तो शासन के निर्देश हैं, पालन तो करना पड़ेगा। खैरलांजी में फुटकर व्यापारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 10 जून को खैरलांजी में और अतिक्रमण हटाए जाने हैं। व्यापारियों की मांग है कि दुकान लगाने के लिए नया स्थान शासन मुहैया कराए, नहीं तो उनकी हड़ताल चलती रहेगी और यह मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने चेतावनी दी है कि वह आत्मदाह कर लेंगे, जिसके लिए बाकायदा उन्होंने इसकी तैयारी भी कर रखी है। यहाँ जो तहसीलदार महोदय के द्वारा जो भेदभाव तरीके से जो अतिक्रमण तोड़ा गया है, इसी बात को लेकर हम 4 तारीख से 7 तारीख तक के अनिश्चितकालीन क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे थे। क्या मांगे हैं आपकी? प्रमुख मांगे क्या है? प्रमुख मांग हमारी ये है कि जो शासन का जो अतिक्रमण है, जैसे कि माननीय कलेक्टर जी ने बोला है कि सभी शासकीय ज़मीनों से अतिक्रमण को मुक्त करना है। उसी परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार ने जो यहाँ गिने चुने ही कुछ लोगों को टारगेट करके जो अतिक्रमण तोड़ा है और जिला प्रशासन के सामने अपनी वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि वास्तविकता ये है कि यहाँ पे 100% अभी भी अतिक्रमण यथावत है। हमारी यही मांग है कि भाई हमको जो प्रभावित दुकान वाले हैं उनको हमारे को यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से हमें जगह दे दे अस्थायी तौर पे। एक ज्ञापन दिया था 21/5 को। उस ज्ञापन में इन लोगों की मांग थी कि जनपद पंचायत के सामने जो दुकानें हैं इनके अतिक्रमण तोड़ दिए जाएं, जिसके संबंध में कार्यवाही पहले से ही चल रही है। 21-22 से ही प्रकरण दर्ज कर लिए गए हैं और इनको विधिवत नियमानुसार नोटिस दे करके इनको सुना जा रहा है। सर, जो ये हड़ताल पर बैठे हुए हैं कुछ व्यापारी, इन्होंने आरोप लगाया कि तहसीलदार ने भेदभावपूर्ण तरीके से एक साइड का अतिक्रमण तोड़ा है, जबकि यहाँ खैरलांजी में बहुत सारे फुटकर व्यापारी ऐसे हैं जो अतिक्रमण में अपनी दुकानें संचालित कर रहे हैं। हाँ, ये भेदभावपूर्ण एक साथ पूरे तहसील के या पूरे किसी जगह के अतिक्रमण नहीं तोड़े जा सकते। महत्वपूर्ण जगह अस्पताल और तहसील के सामने के जो अतिक्रमण थे उन पर नियमानुसार कार्यवाही करके तोड़ दिए गए हैं। बाकी जो अतिक्रमण संज्ञान में आए हैं नेहरू चौक के, उनकी भी कार्यवाही हो रही है और कार्यवाही पूर्ण होने पर वो भी तोड़ दिए जाएंगे। अब जो जिस किसी व्यक्ति को मतलब अतिक्रमण करेगा और अतिक्रमण उसके तोड़ दिए जाएंगे तो वो तो ये आरोप लगाएगा है कि भेदभाव यहाँ प्रशासनिक कर्मचारी कोई भेदभाव नहीं है और एक साथ पूरे गांव का अतिक्रमण हटाया भी नहीं जा सकता है, क्रमबद्ध तरीके से हटाया। ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत शहर से लगी हुई कोसमी पंचायत में भी वॉलीबॉल प्रशिक्षण शिविर दिया जा रहा है। इस कड़ी में अंडर 19 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 8 और 9 जून को 19 वर्ष से बड़े खिलाड़ियों के बीच में भी मैच का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सभी वर्ग के खिलाड़ियों में खेल भावना और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बनाए रखना बताया जा रहा है। ग्राम पंचायत कोसमी के आखिर मैदान में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण का जो आज शुरुआत हुई है, यहाँ पे आज वॉलीबॉल प्रतियोगिता यहाँ पर हो रही है। यह अंडर 19 जो है प्लेयर्स उनके लिए है और हमने यहाँ पे उन प्लेयर्स जो अंडर 19 से ऊपर वाले हैं, 20 साल के ऊपर के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए भी हमने यहाँ 100 मैच रखा है, जिससे कि खेल भावना बनी रहे। और प्रतिवर्ष इस आखिरी मैदान कोसमी में जो है खेल प्रतियोगिता होते रहती है और वॉलीबॉल टूर्नामेंट जो है हमारा बहुत पुराना खेल है और ग्राम पंचायत कोसमी में जो है स्टार स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा हमेशा यहाँ पर आयोजन होते रहते हैं और ये आज पहला दिन है, सेकेंड डे कल होगा और इसी प्रकार आयोजन होने से हमारे युवाओं में और हमारे जो खिलाड़ी हैं उनमें उत्साह रहता है।
अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ के बैनर तले परसवाड़ा क्षेत्र के किसानों ने आम सभा और रैली के माध्यम से आंदोलन कर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि 1 सप्ताह के भीतर मांगें पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। यह आंदोलन जनपद पंचायत कार्यालय के सामने भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किया जाएगा, जहां पर सभी किसानों ने अपनी अपनी समस्याएं बारी बारी से रखी, जिसके बाद भारतीय किसान संघ परसवाड़ा के नेतृत्व में जनपद पंचायत परसवाड़ा से तहसील कार्यालय तक जमकर नारेबाजी करते हुए रैली निकालकर वर्तमान सरकार द्वारा किसानों के प्रति भेदभाव की नीति की जमकर आलोचना करते हुए किसानों ने अपनी आक्रोश को प्रकट किया। आंदोलन में सैकड़ों किसान शामिल हुए। इस विद्युत कटौती के कारण से कमलनाथ सरकार बोल रही है कि मेरे पास में शिवराज सरकार, मैंने कल एक पेपर में उनका स्टेटमेंट सुना। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक धरती तूफान रहेगा, की मांग पूरी किया जाए, पूरी किया जाए, पूरी किया जाए। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। को भिजा रहे हैं जी, और कलेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन दे रहे हैं जी जी, क्योंकि हमारा जो निर्णय लेने वाला कलेक्टर है यहाँ से और अब मध्य प्रदेश सरकार है जी, तो तत्काल कलेक्टर के माध्यम से भी जाए और हमारे भी माध्यम से जाए कि किसानों को समय सीमा में पेमेंट कर दिया जाए, जिससे किसान अपना खेती का कार्य प्रारंभ करें और नया ऋण और नया खाद बीज उनको वितरण किया जाए। क्या किसानों की अगर मांग पूरी नहीं की गई तो फिर इसके बाद आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप? द्वारा चक्का जाम एवं आंदोलन किया जाएगा। चक्का जाम उग्र आंदोलन, उग्र आंदोलन। उनकी मांग को लेकर इसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर? इनका आज ज्ञापन प्राप्त हुआ कि जो इनको धान खरीदी का भुगतान है वो अभी तक नहीं हुआ है, इसी संबंध में ज्ञापन दिया गया है और भी अन्य मांगे हैं, जिसके लिए आज ही इसके कलेक्टर महोदय और मतलब जो मुख्यमंत्री महोदय को पत्र भेज के अवगत करा दिया जाए कलेक्टर महोदय के माध्यम से। सर ये इन्होंने बोला है कि मांग हमारी समय सीमा के अंदर अगर पूर्ण हो जाएगी तो क्या होने की चांस है सर? ये वरिष्ठ स्तर से निर्णय लिया जाएगा इसके बारे में, हम जो भी निर्णय होगा उसके बारे में आपको अवगत करा दिया जाएगा समय में। क्या किसानों की मांग जायज़ है सर? किसानों की मांग तो जायज़ है, उन्होंने फसल बोई थी उसका भुगतान तो होना चाहिए नहीं, आप जो भी समस्या है जिस कारण से भी भुगतान नहीं हो पाया है उसका निराकरण शीघ्र किया जाएगा। जिला अभियोजन कार्यालय में शनिवार को 32वां लोक अभियोजन दिवस मनाया गया। अभियोजन दिवस के अवसर पर कटंगी एडीपीओ और मध्य प्रदेश अभियोजन अधिकारी संघ महासचिव कुलदीप सिंह बैंस सहित समस्त अभियोजन अधिकारी मौजूद रहे। इस संदर्भ में संघ महासचिव कुलदीप सिंह बैंस ने बताया कि 8 जून को मध्य प्रदेश लोक अभियोजन दिवस मनाया जाता है। 1987 को इस दिन अभियोजन सेवा की स्थापना हुई थी और निरंतर 32 वर्षों से देश के न्यायालयों में पीड़ित और शोषित पक्षों के लिए सतत प्रयत्नशील है, उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश लोक अभियोजन अधिकारी संवर्ग शासन के विभिन्न विभागों के द्वारा प्रस्तुत की जाने वाले अभियोजन पत्रों में शासन की ओर से पैरवी करता है। आज 8 जून 2019 को मध्य प्रदेश लोक अभियोजन दिवस मनाया जा रहा है। 8 जून 1987 को मध्य प्रदेश लोक अभियोजन सेवा की स्थापना हुई थी। इसके बाद से निरंतर 32 वर्षों से अभियोजन अधिकारियों का नियमित संवर्ग जो है मध्य प्रदेश के न्यायालयों में पीड़ित एवं शोषित पक्षों के लिए अपनी सतत प्रयत्नशील है और उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। मध्य प्रदेश अभियोजन अधिकारी संवर्ग जो है वो विभिन्न विभाग और शासन के विभिन्न विभागों के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अभियोग पत्रों में शासन की तरफ से पैरवी करता है। शासन के विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रतिवेदन पर विधिक अभिमत प्रदान करता है। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन जिला बालाघाट समिति बालाघाट की प्रतिनिधि मंडल के द्वारा अपने दिवंगत साथी इंजीनियर के कुमरे के परिवार को
साथियों के द्वारा एकत्रित की गई सहयोग राशि 1,90,000 रुपए का चेक उनकी पत्नी प्रियंका कुमरे को उनके गृह नगर छिंदवाड़ा में जाकर प्रदान की गई। प्रतिनिधि मंडल में इंजीनियर LC शर्मा, क्षेत्रीय अध्यक्ष सतपुड़ा इंजीनियर विजय रावतकर, अध्यक्ष जिला समिति बालाघाट इंजीनियर AS सनोडिया, कोषाध्यक्ष जिला समिति बालाघाट इंजीनियर राजेंद्र कठाने, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिला समिति बालाघाट इंजीनियर संजय रोगड़े, सचिव क्षेत्रीय समिति सतपुड़ा बालाघाट, ये सभी उपस्थित रहे। बारिश का दौर शुरू होते ही जिले के ग्रामीण अंचलों में जहरीले सांपों का निकलना शुरू हो चुका है। इन सर्पों के द्वारा लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया गया है। ऐसी एक घटना लालबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत चीज गांव में हुई, जहां बेला कलीबाई पति दुर्गा प्रसाद उम्र 48 वर्ष की सर्पदंश से मौत हो गई। शुक्रवार को आए तूफान और बारिश के बाद बेलाबाई अपने घर की बाड़ी में कार्य कर रही थी। इसी दौरान अचानक उन्हें जहरीले सर्प ने काट लिया। इलाज के लिए परिजन अस्पताल ले जाया, जहां अस्पताल पहुंचने के पहले ही बेला की मौत हो गई। बेला कलीबाई को शाम के समय जहरीले सांप के काटने से मृत्यु। जी, तो अभी क्या किया गया आपके द्वारा? अभी हमारे द्वारा डॉक्टर PC मेश्राम के द्वारा PM की कार्रवाई की जा रही है। लगभग कितने बजे की घटना है? कल शाम 6 बजे। 6 बजे की। तो क्या कार्य कर रही थी बाई? बाई पीछे बाड़ी में पानी वानी फेंकने गई थी। उसी अंधेली होने के कारण, कल तूफान की वजह से बिजली नहीं थी, अंधेले होने की वजह से जिला मुख्यालय से लगी हुई कोसमी पंचायत के सरपंच गगन नकपुरे को पद से पृथक किए जाने के आदेश के बाद कोसमी पंचायत सरपंच का पद खाली हो चुका है। शासन के आदेश के अनुसार 13 जून को कोसमी पंचायत में सरपंच पद के लिए निर्वाचन कार्य पूर्ण किया जाएगा। आपको बताया कि पंचायत के 20 पंच अपने में से ही किसी एक साथी को सरपंच निर्वाचित किए जाने के लिए मतदान करेंगे। शासन के आदेश अनुसार आगामी 13 जून को ग्राम पंचायत में स्थानापन्न सरपंच की कार्रवाई रखी गई है। मैडम, किस तरह की कार्रवाई होगी? इसमें निर्वाचन की कार्रवाई होगी। सभी जो पंच हैं हमारे 20 पंच, उनको बुलाया गया है और उसके बाद में उन्हीं के मतलब आपसी सहमति से या निर्वाचन की प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। 13 तारीख को चुनाव हो जाएगा। जी, ये क्या है, गांव में काम जो ज़्यादा है और काम में बाधा आ रहा है, काम रुक रहा है, काम चालू करना जरूरी है, काम रुक नहीं सकता, इसलिए सामान्य बैठक ली गई। क्या क्या निर्णय लिए गए? निर्णय में हुआ है नाली से आप जो रोड बाकी है वो रोड करना और तालाब का काम जो चालू है उसको पूरा करना। तो बारिश को देखते हुए बैठक? हाँ, बारिश को देखते हुए ये बैठक। विभिन्न योजनाओं के संचालन में आशा कार्यकर्ताओं की बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका हो चुकी है, जिसके चलते उन्हें सभी योजनाओं के संचालन में सहयोग लिया जाता है। बावजूद इसके समय पर पैसे नहीं मिलने से आशा कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। चार तारीख 5वां महीना, उस समय पे भी मैं जब आई थी और बात रखी थी कि ये कुछ हमारी आशा कार्यकर्ता का 3-3 साल 2-2 साल 6-6 महीने का पैसा मतलब इन लोगों का खाते में नहीं जा रहा है। तो हमने यहाँ के BMO साहब से बात किए थे। हमने ये जानकारी CO साहब को भी दी है कि हमारी आशा बहनें हैं जो अपने मतलब ग्राम क्षेत्र में पूरा मतलब स्वास्थ्य का जो भी कार्य होता है सारा काम हमारी आशा कार्यकर्ता से लिया जाता है। इसका पैसा मतलब आशा बहनों के खाते में नहीं आता। तो उनने हमें आश्वासन दिया था कि 4थे महीने में भी मैं आई थी, जब भी बोला था कि नहीं यानी मतलब 5वें महीने में डल जाएगा इनका पैसा। 5वें महीने में जब आई तो उन्होंने बोला कि 6वें महीने में डल जाएगा। तो इसी प्रकार से इनका चलते रहा। जब मैं आज पता चला कि हमारा पैसा दीदी जो हम काम किया है, सर्वे है, टीकाकरण है, आयुष्मान भारत वाला मतलब जो सर्वे करवाया गया था, वो रुबेला वाला सर्वे करवाया गया था, ये सारा पूरा सर्वे का पैसा नहीं आया है। और क्या है कि जो ये एक समिति हमारी बालाघाट सिवनी सांसद डॉक्टर ढालसियाम बिसेन आगामी दिनों में बालाघाट और सिवनी जिले के अंतर्गत निर्माणाधीन रेलवे के सभी कार्य के विषय में रेलवे के DRM से मुलाकात करेंगे। शनिवार को 2 दिवसीय प्रवास पर बालाघाट पहुंचे सांसद बिसेन ने पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान बताया कि रेलवे के सभी काम की समीक्षा जल्द की जाएगी और जहाँ जरूरी होगा इस स्तर पर इसके लिए मांग भी रखी जाएगी। देखिए, अभी DRM के साथ बैठक हुई नहीं है, क्योंकि छुट्टी पे थी या फिर बाहर थी, बातचीत हुई थी। तो एक बार शायद 12-13 तारीख में उनसे सेटिंग होगी
और पूरे सिवनी और बालाघाट क्षेत्र में जो भी हमारे रेल की समस्या है, फ्लाईओवर का है, जो पेंडिंग वर्क हैं और उनकी कितनी क्या प्रोग्रेस है, पूरी जानकारी है तो शायद मुझे आपको बताने में ज़्यादा सुविधा होगी। फिर भी मेरी ओर से पूरा प्रयास होगा कि जितने पेंडिंग वर्क हैं उनमें ज़्यादा तेज़ी के साथ काम हो। आवंटन की यदि कमी होगी तो हम आवंटन बढ़ाए जाने के लिए भारत सरकार के हमारे आदरणीय मंत्रीगण से चर्चा करेंगे कि अधिकतम हमें आवंटन प्रदान करें। और इसलिए जो भी लंबित काम है उन कामों को पूरा कराना पहली प्राथमिकता, जैसा मैंने पहले भी कहा है। और नए काम भी जो होंगे, जो पिछले काम अधूरे पड़ गए उनको पहले पूरा कराना, और नए कामों का जो भी पब्लिक की डिमांड होगी, जो मेरी जानकारी में आई है, उनको पूरा करने का मेरा पूरा प्रयास होगा। नगर में 6 जून को साई मंदिर के निकट 2 नाबालिगों के द्वारा चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के बाद से ही दोनों नाबालिग फरार हो गए थे। 8 जून को कोतवाली पुलिस ने दोनों नाबालिगों को गिरफ्तार कर बाल सुधार केंद्र भेज दिया गया। 6 तारीख को दो विधि मतलब माइनर थे, उन्होंने जो है उसकी बहन की छेड़छाड़ के मामले में बुला के उसको चाकू मारा था, जिस मामले में उनकी उसमें दोनों बालकों को जो है गिरफ्तार किया गया। सर क्या न्यायालय पेश कर दिया गया? उनको आज न्यायालय पेश कर दिया गया है। उसमें जो चाकू बेचने वाला जो था उसको भी पुलिस ने आरोपी बनाया है इसमें, और उसको भी न्यायालय पेश किया। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट से संबंधित समस्त शाखाओं के शाखा प्रबंधकों व 126 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के सुपरवाइजर संस्था प्रबंधकों की आवश्यक बैठक वरिष्ठ महाप्रबंधक विजय सिंह कुर्मी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बालाघाट के द्वारा अलग अलग स्थानों में लेते हुए समितियों में पहुंचकर वस्तु स्थिति को देखते हुए आवश्यक निर्देश भी दिया गया। वरिष्ठ महाप्रबंधक श्री कुर्मी ने 6 जून, 7 जून व 8 जून 2019 को वाराशिवनी, खमरिया, लालबर्रा, डोंगरमाली, रामपायली, खैलांजी, कटंगी, तिरोड़ी, मुख्य शाखा बालाघाट, लामता, परसवाड़ा, बैहर, बिरसा, किरनापुर, भानेगांव, लांजी, साडरा शाखा स्तर पर फील्ड की वास्तविक हकीकत को जानते हुए खरीफ सीजन व शासन की योजनाओं व शीर्ष स्तर से प्राप्त निर्देशों को गंभीरता से लेते हुए शाखा प्रबंधकों, सुपरवाइजरों, संस्था प्रबंधकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बन जाएगी सभी की, कोई समिति का डाउट तो नहीं है या शंका तो नहीं है कि कोई समिति नहीं बनाएगी, सब बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सब हो जाएगी। अब तो सबमिट जैसे ही बन जाए तो एक कापी आप हेड ऑफिस भेज, हेड ऑफिस नहीं, उसको ऑडिटर के दस्तखत करवा के भिजवाओ। ठीक है, और दूसरी बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर आओ हैं आज की हेडलाइंस पर। लालबर्रा के बघौली में महिला की हत्या, आरोपी फरार। नाबालिग बच्ची से अश्लील हरकत करने वाला आरोपी को 3 साल का कारावास। अतिक्रमण के विरोध में खैरलांजी के व्यापारियों ने दी आत्मदाह की चेतावनी। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर परसवाड़ा में किसानों ने किया उग्र आंदोलन। बालाघाट बैहर रोड पर रात में सफर के पहले हो जाएं सावधान, दिख रहे हैं फिर संदिग्ध। वन विभाग के नाक के नीचे हो रहा रेत का अवैध उत्खनन। और खुशहाल मात्रे ने किया जिले का नाम रोशन, दिल्ली में आयोजित योग ओलंपियाड में लेंगे हिस्सा। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।